अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको पता है कि मलेशिया में बहुत कम लोग ही पीआर ले सकते हैं, परमानेंट रेजिडेंसी जिसको कहते हैं वो ले सकते हैं, क्योंकि तहकीक के मुताबिक यहाँ पे हज़ारों लोग हर साल पीआर अप्लाई करते हैं, जिनमें सिर्फ मखसूस चंद एप्लीकेंट ही परमानेंट रेजिडेंसी हासिल कर सकते हैं। आपको अगर यहाँ पे आना है, यहीं पे मौजूद है मलेशिया में, यहाँ प्लान बना रहे हैं फ्यूचर का कि मलेशिया में सेटल होने का और परमानेंट रेजिडेंसी लेने का, तो आपको ये देखना होगा पहले कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। आज मैं आपको जो बताऊंगा उसमें आपको बताऊंगा कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे आप परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई कर सकते हैं, कौन लोग एलिजिबल होंगे, कौन लोग एलिजिबल नहीं होंगे, प्रोसीजर है, टाइम पीरियड कितना है, सारा कुछ आज मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। पहले जो भाई नया है मेरे चैनल पे वो लाइक करे एंड सब्सक्राइब करे, ताकि आइंदा भी उसको मलेशिया के बारे में और वर्ल्ड लेवल की इंफॉर्मेशन मिल सके, ट्रैवल व्लॉग मिल सकें। तो अभी चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये समझाता हूँ कि परमानेंट रेजिडेंसी होती क्या है। बहुत से लोगों को पता है, अब मैं जानता हूँ, लेकिन कुछ लोगों को नहीं भी पता जो बिल्कुल न्यू है, आउट ऑफ कंट्री गए ही नहीं है, उनके लिए मैं बता रहा हूँ डिटेल से। तो परमानेंट रेजिडेंसी होती है कि आप किसी भी मुल्क में जाते हैं, वहाँ परमानेंट अगर रेजिडेंसी मिल जाती है बग़ैर आपको कोई वीज़ा रिन्यूअल के, बग़ैर आपको कोई भी चीज़ के, आप ऑटोमेटिकली वहाँ पे परमानेंट रह सकते हैं। वो भी, लेकिन इसमें भी कुछ मखसूस होता है कि ये नहीं परमानेंट का मतलब आप ताउम्र नहीं रह सकते। इसमें कुछ लोगों को मिलती है 5 साल के लिए, कुछ को 10 साल के लिए, दोबारा रिन्यू हो जाती है अगर आप कानून के मुताबिक उनके लॉज को फॉलो करें और उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करते रहें, तो ये लॉन्ग टर्म हो सकती है। और इसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। वो जो नेशनलिटी होती है, पासपोर्ट मिलता है, वो वाले फ़ायदे तो नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा इनको आपको परमानेंट रेजिडेंसी पे भी फ़ायदे मिलते हैं, जिसमें आप बिज़नेस अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ के लॉज के मुताबिक जो मतलब कि यहाँ के शहरियों को सहूलियात होती हैं, काफ़ी जगहों पर डिस्काउंट होता है, वो मिलता है आपको। तीसरे नंबर पे कुछ केसेस में आपके एजुकेशन के हवाले से आपको काफ़ी फैसिलिटेट किया जाता है, जिसमें अगर आपकी फैमिली है, बच्चे हैं, तो उनकी एजुकेशन, यहाँ की एजुकेशन लोकल फीसिस में भी लोगों को मिलती है। तो ये थे जी थोड़े से बेनिफिट बताए आपको, लेकिन ये जान लीजिए कि परमानेंट रेजिडेंसी ये नहीं कि मलेशिया की किसी भी कंट्री में कोई बिल्कुल आसान नहीं होती, हलवा नहीं होती कि आपने अप्लाई किया और आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिल गई। इसमें बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। आज उन्हीं चीज़ों पे मैं बात करूंगा, उन्हीं डॉक्यूमेंट्स पे बात करूंगा सारी, कि कैसे आप ले सकते हैं परमानेंट रेजिडेंसी। क्योंकि मलेशिया जो है, मलेशिया के बारे में बात करूँ, बहुत ही सिलेक्टिव लोगों को परमानेंट रेजिडेंसी अप्रोच करता है, मतलब कि देता है। तो लेकिन ट्राई करनी चाहिए। अगर आप बिल्कुल जेन्युइन है, आपके डॉक्यूमेंट्स जो ऐसा मैं बताऊंगा वैसे हैं, तो आप ज़रूर अप्लाई करें। बहुत से लोग अप्लाई करते हैं यहाँ पर। मलेशिया में आपको अगर परमानेंट रेजिडेंसी पीआर लेनी है तो उसके बहुत से पाथवे हैं, जिनमें सबसे पहले नंबर पे आपको बताऊं कि हाई स्किल वर्कर जो आ जाते हैं, जिनमें आईटी इंजीनियर, डॉक्टर और प्रोफेसर, इन जे लोगों को बहुत आसानी से, और इन वैल्यूएबल लोग होते हैं इस कंट्री के लिए, तो इनको आसानी से मिल जाती है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन इनके लिए भी ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे आ जाता है जो मैं बात करूं आपसे, वो है जी मैरिज, जो दुनिया में बहुत से लोगों के लिए बहुत आसान होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप ये नहीं कि आप सड़कों पे लड़की हैं तो आप उसको किसी को इससे भी बात करके आप मैरिज कर लेते हैं। कुछ लोगों के, हमारे जो देहाती लोग हैं, कुछ गांव के लोग हैं, उन लोगों के ज़हन में ऐसा ही होता है कि जी शादी करेंगे तो हमें पासपोर्ट मिल जाएगा, परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाएगी। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक ख्वाब है जो एजेंट हजरात, ज़्यादातर एजेंट हजरात
सादे लोगों को दिखाते हैं। तो भाई मेरे, उनके लिए भी आप अगर काफ़ी अरसा से यहाँ रह रहे हैं, आपने यहाँ पे शादी की है और काफ़ी साल यहाँ पे गुजार लिए हैं, तो तब आप एलिजिबल हो जाते हैं कि आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अप्लाई करने के बाद भी बहुत सी कंडीशन को देखा जाता है। जहाँ पे आपने शादी की है वो आपसे खुश हैं या नहीं, और आप उनके शादी के दौरान कोई मतलब कि मिस ऐप तो नहीं किया, कुछ आपने गलत तो नहीं किया उनकी फैमिली के साथ, अपनी बीवी के साथ। ये बहुत कुछ देखना पड़ता है। तीसरे नंबर पे आता है कि जी आपने इन्वेस्टमेंट की है, यहाँ पे अच्छी हैवी इन्वेस्टमेंट की हुई है, आपने बिज़नेस स्टैब्लिश किया हुआ है और उस बिज़नेस को, उस इन्वेस्टमेंट को भी काफ़ी साल गुजर चुके हैं। ये नहीं कि आप पैसा लेके आए हैं, आते सार यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है और 2 महीने में आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाए, ये भी एक झूठ है भाई। एक कुछ नहीं है ऐसा। आपको टाइम यहाँ पे गुजारना है, काफ़ी हैवी अमाउंट यहाँ पे स्पेंड करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, चाहे आप बिज़नेस पे करें चाहे आप प्रॉपर्टी पे करें, तो उसके बाद आपका चांस होता है और आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं ये किसी को नहीं कह रहा कि 100% सबको मिल सकती है, क्योंकि जितनी मेरी सर्च है कि वो भी चांसेस पे होता है, वो भी डॉक्यूमेंटेशन पे होता है, वो भी इनके लॉज के मुताबिक ही आपको पीआर मिलती है। नंबर 4 पे जो आता है वो आता है जी लॉन्ग टर्म कैटेगरी जो आती है। वो इसी तरह है कि आपने 10-15 साल यहाँ पे गुजारे हैं, अच्छी हैंडसम अमाउंट कमा रहे हैं, स्टेबल इनकम है आपकी, अच्छी मतलब हाई फाई जॉब है आपकी, तो उसको भी आपको 8 से 10 साल हो जाने हुए हो यहाँ पे, और यहाँ पे कोई आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, किसी किस्म के क्राइम में, किसी किस्म के पॉलिटिक्स में, जो आजकल हर मुल्क में कहा जाता है। आपने कुछ भी अप्लाई करना है कि अगर आप पॉलिटिक्स में कर रहे हैं, मतलब कि हैं और किसी जमात के साथ हैं, तो आपके लिए काफ़ी मुश्किलें आ जाएंगी, आप पीआर आपको मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो अब मैं आपको सबसे पहली चीज़ बताऊं वो है जी आपका लीगल स्टे होना चाहिए। मतलब कि आप 5 साल रहे हैं, 10 साल रहे हैं, वो लीगल होना चाहिए। और उसमें सबसे अहम जो चीज़ है, लीगल तो अब है, मतलब कि वक्फा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि वक्फा की बात कर रहा हूँ कि अगर आपका 2 साल का वीज़ा था या 1 साल का वीज़ा था, उसमें आपने रिन्यू करवाने में 1 माह लगा दिया, आपके 1 माह यहाँ पे इलीगल रहे, फिर आपने रिन्यू करवा लिया, फिर 2 साल का वीज़ा लगा, फिर 1-2-3 माह आपने मतलब कि ओवर स्टे रहे यहाँ पे, तो फिर आपने वीज़ा लगवा लिया। तो ऐसी सूरत में आपको पीआर नहीं मिलेगी, परमानेंट रेजिडेंसी नहीं देंगे। अगर आप कंटिन्यूसली लीगल तौर पे अपनी वीज़ा एक्सपायर होने से पहले 1-2 दिन पहले वीज़ा लगवा रहे हैं, अब रेगुलर यहाँ पे हैं, तो आपको पीआर अप्लाई कर सकते हैं आप। और दूसरे नंबर पे आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए और आपकी लॉन्ग हिस्ट्री होनी चाहिए जो आपके हक में जाएगी। आपको हमेशा बताया कि अपने आप को अपडेट रखें, अपनी प्रोफाइल अपडेट रखें रेगुलर। मतलब कि अगर आप इस तरह के बाहर के मुल्कों में, ओवरसीज़ में काम कर रहे हैं, तो अपना पेपर वर्किंग, अपना वीज़ा एक्सपायर होने से पहले लगवाएं। ये चंद बातें हैं जिनका ख्याल रखना ज़रूरी है। यही चीज़ें अब पीआर में या कहीं भी ऐसी जगह पे आप अप्लाई करते हैं कोई चीज़, तो उसमें आपको काम आएंगी। तीसरे नंबर पे आपकी जो इनकम होनी चाहिए वो स्टेबल होनी चाहिए। आप मतलब कि अपने रहने का, खाने पीने का, अपने अगर फैमिली है आपकी, तो मुकम्मल इतनी आपकी इनकम हो कि आप उनका ख़र्चा खुद उठा सकें, बाद में हुकूमत के सर पे ना बैठे रहें। तो इसलिए हुकूमत जहाँ भी आपको पीआर देगी वो ये देखेगी आपकी बैंक स्टेटमेंट कैसी है, आपको मंथली इनकम में आपका गुजारा हो रहा है या नहीं हो रहा, तो आपकी फैमिली मतलब कि डिस्टर्ब तो नहीं हो रही आपके इस इनकम से। और चौथे नंबर पे सबसे अहम चीज़ जो मैंने पहले भी बताई है कि एक तो क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, दूसरा यहाँ पे किसी भी जमात के साथ या किसी भी हवाले से आप किसी भी चाहे छोटे से छोटा क्राइम पे भी आप मतलब कि थाना वगैरह लीगल तौर पे यहाँ पे है, कोई केसेस ना हो आपके, आपका लाइसेंस अगर बना हुआ है तो वो एक्सपायर ना हो, उस इनलीगल तरीके से आपने कोई भी कदम यहाँ पे ना उठाया हो। और आपके फ़ायदे में एक और बात जाएगी कि आपको अगर मलय लैंग्वेज आती है तो वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदा मंद हो सकती है इस सिलसिले में।
सबसे पहले मेन जो चीज़ आती है वो आती है डॉक्यूमेंटेशन। उस पर बात करते हैं। आपको बताता हूँ कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। सबसे पहले आपको वैलिड पासपोर्ट चाहिए होता है, वो तो आपको पता होगा। दूसरे नंबर पे आपके जितने भी वीज़े लगे हों उनमें गायब ना हो, मतलब कि उसमें मतलब कि स्पेस ना हो। आपके रेगुलर वीज़े लगे होने चाहिए, रेगुलर, कहीं भी डिपोर्टेशन की स्टैंप नहीं होनी चाहिए आपके पासपोर्ट पे। ये याद रखिएगा, जिस पासपोर्ट पे डिपोर्टेशन की कहीं से भी आप डिपोर्ट हुए हैं तो वहाँ पे यहाँ ब्लैक लिस्ट की स्टैंप होगी तो उसको पीआर नहीं मिलेगी। वो अप्लाई करके सिर्फ अपना टाइम और मनी वेस्ट कर रहा है। तीसरे नंबर पे आपके पास एम्प्लॉयमेंट प्रूफ होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट लेटर होना चाहिए, आपके पास ऑफ़र लेटर होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कहीं भी आप जॉब करते हैं पहले ऑफ़र लेटर मिलती है, उसके बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट होता है जो साइन करना होता है। क्योंकि ये सारी चीज़ें यहाँ पे मलेशिया में हमेशा कॉन्ट्रैक्ट की 3 कॉपियाँ होती हैं। पहली आपके पास होगी, एक होगी आपके एम्प्लॉयर के पास, तीसरी जो होगी वो इमिग्रेशन में जाएगी। कोई वीज़ा लगवाना है आपने, कुछ भी वर्क परमिट लगवाना है तो उसके लिए, तो पीआर के लिए भी आपके पास कॉन्ट्रैक्ट भी होना चाहिए, ऑफ़र लेटर भी होना चाहिए। रेगुलर आप जहाँ जॉब कर रहे हैं सभी ओल्ड जो आपके जॉब्स होंगी, एम्प्लॉयर होंगे, उनके कॉन्ट्रैक्ट आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा आपकी बैंक स्टेटमेंट रेगुलर होनी चाहिए, उस पर ट्रांसैक्शन होनी चाहिए, मतलब रेगुलर आपकी इनकम आ रही हो, कोई भी मंथ मिस ना हुआ हो। आपके पास सैलरी स्लिप है वो होनी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट के साथ अटैच करके वो मिलनी चाहिए। ये नहीं कि सैलरी आपकी जून की है और बैंक स्टेटमेंट में पेमेंट आई हुई है दिसंबर में, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आपकी बैंक स्लिप होगी सेम सैलरी स्लिप होगी, वो सेम कॉपी होनी चाहिए बैंक स्टेटमेंट की, ठीक। और लास्ट पे आपको बता दूं, आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए जो गवर्नमेंट से मंजूर शुदा हो और मलेशिया के एम्बेसी से अटेस्टेड हो। फॉरेन अफेयर से पहले होगा, उसके बाद मलेशिया एम्बेसी से वो अटेस्टेड हो। अटेस्टेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स मलेशिया से करवाने हैं उस पर मेरी एक मुकम्मल वीडियो है, क्योंकि मैं खुद भी करवा चुका हूँ, तो इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको बताए हैं, अगर आपके पास ये हैं तो आप एलिजिबल हैं पीआर अप्लाई करने के लिए, और आप ये साबित कर रहे हैं गवर्नमेंट को कि आप इस कंट्री के लिए लॉयल हैं, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स सारे जेन्युइन हैं और वेरीफाइड हैं, तो आपके लिए चांसेस काफ़ी हद तक बेहतर हो सकते हैं पीआर हासिल करने के लिए। अब सबसे अहम बात करूं कि इसका प्रोसेसिंग कैसे होती है, कहां पे आपने अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, अब बात करते हैं उस पे। आप डायरेक्ट इमिग्रेशन ऑफिस में जाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। वहाँ डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करें जो मैंने बताए हैं आपको। आप एप्लीकेशन फॉर्म होता है कि पीआर के लिए, वो फॉर्म फिल करें, उसके साथ डॉक्यूमेंट्स अटैच करें और अप्लाई करें। सबसे पहले ये लोग आपका रिकॉर्ड चेक करेंगे, आपकी हिस्ट्री चेक करेंगे, आपका बैकग्राउंड चेक करेंगे, आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करेंगे। ये सब चेक होने के बाद अगर उनको समझ आएगी, कुछ आपका पॉजिटिव उनका रिस्पांस होगा, तो वो इंटरव्यू कॉल भी करेंगे आपको। और मेरे भाई लोगों, एक बात आपको बता दूं, ज़िंदगी में पेशेंस रखना सीखें आप। और ख़ास तौर पे ये जो आपको मैं बात बता रहा हूँ पीआर वाली, तो इसमें आपके दिन भी लग सकते हैं, वीक भी लग सकते हैं, महीने भी लग सकते हैं, और आप बिलीव करें कुछ लोगों को तो सालों साल लग जाते हैं, 2-3 साल तो इजीली लग रहे हैं लोगों के। तो इसलिए ये चांस पे होता है, आपके डॉक्यूमेंटेशन पे होता है, आपके बिहेवियर पे होता है, आपके रिकॉर्ड्स पे होता है, आपकी हिस्ट्री पे होता है, ये सारा दारोमदार। इसलिए ये सब कुछ अप्लाई करके आप सो जाएं और भूल जाएं। तो अगर आपके लक काम कर गई, आपके डॉक्यूमेंट्स आप सब कुछ लीगल हुआ, तो मुझे उम्मीद है 100% चांस है कि आप सेलेक्ट हो जाएं और आपको कॉल आ जाए। अब मैं आपको बताता हूं कि अप्रूवल, कुछ मशवरे देता होता हूं, आपको पता है हर वीडियो में कि आप इस पीआर की परमानेंट रेजिडेंसी मलेशिया की अप्रूवल के लिए चांसेस कैसे बढ़ाएं आप। सबसे पहले आपको हमेशा मैंने हर वीडियो में बताया है कि अपना प्रोफाइल बेहतर रखा करें और अपडेट रहा करें।
तो कुछ लोग प्रोफाइल बेहतर कर लेते हैं, लेकिन उनको कुछ नई चीज़ों का अपडेट्स नहीं होती, जिनकी वजह से उनको प्रॉब्लम आती है। अपडेट रहा करें, अपनी जॉब कहीं भी कर रहे हैं वहाँ पे अपना मतलब कि वैल्यू रखें, अपनी मतलब कि एक स्टेबल रिस्पेक्ट बना के रखें, क्योंकि ये चीज़ें काम आती हैं। इसके बाद आपकी जो इनकम हो वो स्टेबल हो, मतलब कि आप ये नहीं कि किसी महीने आप 1000 कमा रहे हैं तो अगले महीने आप 10,000 कमा रहे हो। एक स्टेबल इनकम के साथ अपना बैंक बैलेंस चलाएं और बैंक स्टेटमेंट रेडी रखें, अपनी सीवी अपडेट रखें, सीवी में हर चीज़ मेंशन करें और सीवी में वक्फा मत आने दें। सीवी में जो कुछ लोगों का वक्फा होता है कि जी 6 महीने वेला रहा हुआ या साल वेला रहा हुआ, वो चीज़ अब कहीं भी आप अप्लाई करेंगे, चाहे सिंपल जॉब के लिए भी अप्लाई करेंगे तो एक्सेप्टेबल नहीं होती कि आपका ये वक्फा क्यों आया। आप टैक्स पेयर होने चाहिए, आपकी सैलरी में से टैक्स कटना चाहिए और रेगुलर आप टैक्स पेयर होंगे तो दुनिया में आप कहीं भी कुछ भी अप्लाई करेंगे तो उसमें आपको उसके पॉइंट्स मिलते हैं। तो मेरे भाइयों, मलेशिया पीआर परमानेंट रेजिडेंस हासिल करना मुश्किल ज़रूर है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। बहुत से लोग ले रहे हैं, लेकिन इसके लिए वही सारी बातें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। प्रॉपर लीगल तरीके से अप्लाई करें, डॉक्यूमेंट्स अच्छे लगाएं, जॉब ठीक करें, पहले अपने आप को प्रिपेयर करें कि आप इस काबिल हैं या नहीं हैं। अगर नहीं है तो भाई सीधी बात कर रहा हूँ, नहीं अप्लाई करनी। अभी मैंने खुद भी ये सोचा भी नहीं है कि मैं अप्लाई करूँ, मैं बिल्कुल लीगल हूँ, डॉक्यूमेंटेशन मेरी अच्छी है, मेरी बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, मेरे फैमिली भी यहाँ पे है, लेकिन अभी मैं सोच भी नहीं रहा क्योंकि मुझे उसी काम पे हाथ डालता हूँ जो मुझे पता हो कि हो जाएगा। तो अभी मुझे 3-4 साल हुए हैं, मैं अभी कुछ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ यहाँ पे, और तो देखें फिर अल्लाह को जो मंजूर हुआ। इसलिए हमेशा कहा है राइट पाथ वे इस्तेमाल किया करें, एजेंट हजरात से बचें, लोगों की बातों से बचें और ख़ुद सर्च करें और अपडेट रहा करें। तो मुझे उम्मीद है बहुत से लोगों के लिए ये जो वीडियो है हेल्पफुल होगी और बहुत से लोगों ने झूठे जो ख्वाब दिखाए होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे और ठीक तरीके से वो सोच सकेंगे और सर्च कर सकेंगे इन चीज़ों को। तो मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।